कहानी शुरू होती है बर्फ से ढके रूस के जंगलों में, जहां एक छोटा लड़का वासिली अपने दादा के साथ शिकार पर निकला होता है। वो अपने हाथ में बंदूक थामे भेड़िए को निशाना बनाता है, लेकिन गोली चलाने से डर जाता है। उसका डर देखकर दादा नाराज हो जाते हैं और उसे मजबूर करते हैं कि वो गोली चलाए। वासिली डरते हुए ट्रिगर दबाता है और यहीं से उसकी जिंदगी की असली कहानी शुरू होती है। सालों बाद अब वासिली एक जवान सिपाही बन चुका है और रेड आर्मी में भर्ती है। साल है 1942 और उसे जर्मन सेना से लड़ने के लिए स्टालिनग्राड भेजा जा रहा है। ट्रेन के सफर में उसकी मुलाकात एक लड़की तानिया से होती है और वासिली पहली नजर में ही उसे दिल दे बैठता है। लेकिन अगले स्टेशन पर तानिया उतर जाती है और वासिली बाकी सैनिकों के साथ जंग के मैदान की ओर निकल पड़ता है। 20 सितंबर को ट्रेन वोल्गा नदी के किनारे पहुंचती है। सभी सैनिकों को नावों में बैठाकर स्टालिनग्राड ले जाया जा रहा होता है, जो अब तबाही से भरा एक युद्ध क्षेत्र बन चुका है। जैसे ही रूसी सैनिक शहर की ओर बढ़ते हैं, जर्मन फौज हमला कर देती है। ऊपर से बम वर्षक जहाज गोलियां बरसाते हैं और कई सैनिक वहीं ढेर हो जाते हैं। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, कुछ रूसी सैनिक डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां दया की कोई जगह नहीं। जो भी पीछे हटता है, उसे खुद रूसी अफसर ही गोली मार देते हैं। उन्हें गद्दार माना जाता है। आखिरकार जहाज स्टालिनग्राड के किनारे पहुंचते हैं। सभी सैनिकों को जोड़ी में बांटा जाता है। कुछ को बंदूक दी जाती है तो कुछ को सिर्फ गोलियां। वासिली के हिस्से में सिर्फ गोलियां आती हैं। बंदूक किसी और को मिलती है। अब सबको सीधे जंग के मैदान में भेज दिया जाता है। सिग्नल मिलते ही सभी सैनिक आगे बढ़ते हैं। गोलियों की बारिश के बीच वासिली सिर्फ एक बंदूक की तलाश करता है ताकि लड़ सके। लेकिन जर्मन फौज की ताकत बहुत ज्यादा होती है और रूसी सैनिक एक एक करके मारे जाते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि जो सैनिक पीछे हटते हैं, उन्हें भी उनकी अपनी सेना ही गोली मार देती है, क्योंकि डरपोक और भागने वालों को रूस में माफ नहीं किया जाता। थोड़ी ही देर में मैदान लाशों से भर जाता है। हर तरफ मौत का मंजर होता है। तभी एक कार वहां से गुजरती है, लेकिन जर्मन टैंक का गोला उसे उड़ा देता है। फिर भी कार का ड्राइवर जिंदा बच जाता है। यह और कोई नहीं, रूसी कमिसार डानोव होता है। जर्मनों की नजर से बचने के लिए वो मरे हुए सैनिकों की लाशों के बीच छिप जाता है और वहीं उसकी मुलाकात वासिली से होती है, जो किसी तरह उस नरसंहार से बच निकलता है। वासिली अपने पास बची हुई गोलियां डानो को देता है और उसे एक इमारत की ओर इशारा करता है, जहां कुछ जर्मन सैनिक आराम कर रहे होते हैं। डानोव तय नहीं कर पाता कि किसे पहले मारे, इसलिए वासिली उससे बंदूक मांगता है। वो फव्वारे की दरार से निशाना साधता है। सामने 5 जर्मन सैनिक हैं। डानोव डरता है कि अगर गोली चली तो उनकी छुपी हुई जगह का पता चल जाएगा, लेकिन वासिली समझदारी से इंतजार करता है और जैसे ही पास में बम गिरता है, उसी की आवाज में छुपाकर गोली चलाता है, सीधा कमांडर के सिर में। बाकी जर्मन सैनिक कुछ समझ ही नहीं पाते। फिर हर बम के गिरने पर वासिली एक एक करके दुश्मनों को मार गिराता है। आखिरी बचा हुआ सैनिक भागने की कोशिश करता है, लेकिन वासिली उसे भी चलता फिरता निशाना बनाकर गिरा देता है। डानोव वासिली की इस निशानेबाजी को देख दंग रह जाता है और यहीं से दोनों के बीच एक दोस्ती की शुरुआत होती है। कुछ दिन बाद डानोव स्टालिनग्राड के एक मिलिट्री बेस पर जाता है, जहां सेना के बड़े अफसर पार्टी सेक्रेटरी निकिता क्रुश्चेव का स्वागत करते हैं। शहर पर जर्मन हमलों की बौछार हो रही है और क्रुश्चेव अपने अफसरों से पूछते हैं कि आखिर सैनिकों का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए। तब डानोव एक सुझाव देता है। वो कहता है कि वो अपने अखबार में बहादुरी की कहानियां छापेगा, ताकि सैनिकों को एक उम्मीद और प्रेरणा मिले। जंग के हीरो बनाए जाएंगे, जिनकी कहानियां पढ़कर बाकी सैनिक लड़ाई छोड़ने की नहीं, बल्कि लड़ने की सोचें। इस शुरुआत के लिए डानोव वासिली की कहानी छापने का सुझाव देता है और पार्टी सेक्रेटरी भी इस बात को पूरा समर्थन देते हैं। डानोव की योजना काम कर जाती है और उसे इनाम में जनरल स्टाफ का हिस्सा बना दिया जाता है। वो ये खुशखबरी वासिली को सुनाता है, जिसे अब रूसी आर्मी में एक स्नाइपर की पोस्ट मिल चुकी है। दोनों दोस्त इस कामयाबी का जश्न मनाते हैं और धीरे धीरे वासिली एक हीरो बन जाता है, रूस की सेना का मशहूर चेहरा। एक दिन की लड़ाई के दौरान जब वासिली दुश्मन पर निशाना साध रहा होता है, तभी एक लड़का साशा उससे मिलने आता है। वो वासिली का बहुत बड़ा फैन होता है और उसे और उसकी माँ मिसेस फिलिप को रात के खाने पर बुलाता है। थोड़ी देर बाद डानोव भी वासिली से मिलने आता है और उसे कहता है कि वो सैनिकों की फैमिली को चिट्ठियां भेजने में उसकी मदद करे। उसी वक्त एक और सोवियत सैनिक कमरे में आता है और ये वही लड़की तानिया होती है जिससे वासिली ने ट्रेन में पहली बार मुलाकात की थी। वो वासिली को तुरंत पहचान लेती है और वासिली भी उसे देखकर चौंक जाता है,
लेकिन यहां से कहानी थोड़ा उलझने लगती है। डानो भी तान्या की खूबसूरती से प्रभावित हो जाता है, जिससे दोनों दोस्तों के बीच एक अजीब सा तनाव बनने लगता है। अगली सुबह वासिली को एक नया मिशन दिया जाता है, एक जर्मन स्नाइपर को ढूंढकर खत्म करना, जो आसपास ही कहीं छिपा है। वासिली अपने साथियों एंटोन और ल्यूडमिला के साथ निकलता है। जैसे ही उसे निशाना दिखता है, वो तुरंत गोली चलाकर उस जर्मन स्नाइपर का हेलमेट उड़ा देता है। इसके बाद वासिली और ल्यूडमिला उस बिल्डिंग में जाकर ये कंफर्म करते हैं कि दुश्मन मारा गया है या नहीं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये तो एक जाल था। खिड़की में असली स्नाइपर नहीं, बल्कि एक पुतला रखा गया था। जैसे ही वासिली अंदर जाता है, असली जर्मन स्नाइपर एंटोन को देख लेता है और एक ही गोली में उसे मार गिराता है। कुछ ही देर में वासिली भी उस बिल्डिंग में घुस जाता है और जाल को समझकर ल्यूडमिला को सतर्क रहने को कहता है। लेकिन हालात और बिगड़ जाते हैं जब ऊपर से बम वर्षक विमान पूरे इलाके पर बम गिराने लगते हैं। डर के मारे ल्यूडमिला भागने की कोशिश करती है और इसी मौके का फायदा उठाकर जर्मन स्नाइपर उसे भी मार देता है। वासिली किसी तरह वहां से जान बचाकर निकल जाता है। बाद में उसे सोवियत हेडक्वार्टर्स भेजा जाता है, जहां डानोव उसका इंतजार कर रहा होता है। वासिली जब हेडक्वार्टर्स पहुंचता है तो वो डानोव को पूरा किस्सा सुनाता है, कैसे उसका सामना एक जाल से हुआ और उसके साथी मारे गए। डानोव उसे बताता है कि ये सब एक खास जर्मन स्नाइपर मेजर कानिक का काम है। वो एक एक्सपर्ट शूटर है, जिसे जर्मन सेना ने खास तौर पर वासिली को खत्म करने के लिए भेजा है। अब जब वासिली की जान खतरे में है, तो डानोव उसकी मुलाकात एक नए साथी कुलानोव से करवाता है, जो मेजर कानिक की हर रणनीति को जानता है और पहले से उसका विश्लेषण कर चुका है। इसके बाद डानोव वासिली को आर्मी बैरक में होने वाली एक ऑफिशियल पार्टी के लिए तैयार करता है, जहां वासिली का परिचय रूसी नेता क्रुश्चेव और बाकी अधिकारियों से करवाया जाना है। लेकिन हॉल में जाने से पहले ही वासिली को बैरक के गलियारे में तान्या मिल जाती है। वो खुश होकर बताती है कि डानो की मदद से अब उसे एक आरामदायक सरकारी काम मिल गया है और वो अब ऑफिस सेक्टर में है। वासिली को यह बात सुनकर अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि शायद डानो का तान्या में कोई और इंटरेस्ट है। फिर भी वो मन की बात छुपाता है और पार्टी में चला जाता है, जहां उसका स्वागत एक हीरो की तरह किया जाता है। पूरी प्रेस और सेना की नजरें उसी पर होती हैं। एक महीना बीतता है। अब वासिली, कुलानोव और उनका एक और साथी वोडिया वापस मैदान में हैं। इस बार उनका मकसद साफ है, मेजर कानिक को खत्म करना। तीनों खाइयों को पार करते हैं और एक खाली पड़ी इमारत की ओर भागते हैं, लेकिन तभी जर्मन सैनिक उन्हें देख लेते हैं। भारी हथियारों से गोलियां चलती हैं, जिसमें कुलानोव के पैर में हल्की चोट लगती है, मगर तीनों किसी तरह इमारत में घुसकर एक ऊपरी कमरे में निगरानी पॉइंट बना लेते हैं। वासिली अपनी राइफल सेट करता है और एक टेलीफोन की तार पर गोली चलाकर जर्मन कम्युनिकेशन को काट देता है। लेकिन गोली की आवाज से उनकी लोकेशन पकड़ में आ सकती थी, इसलिए तीनों को जल्दी से जगह बदलनी पड़ती है। इस बार कुलानोव राइफल संभालता है। जैसे ही वो देखता है कि एक जर्मन सैनिक सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है, वो एकदम सटीक निशाना लगाकर उसे ढेर कर देता है। अब साफ है कि कुलानोव भी एक काबिल स्नाइपर है। कई दिन बीत जाते हैं। उधर जर्मन हेडक्वार्टर्स में मेजर कानिक खुद आता है और वो रूस के उस खतरनाक स्नाइपर के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट मांगता है। अब जर्मन हेडक्वार्टर में बुरी खबर पहुंच चुकी है। वासिली न सिर्फ कई सैनिकों को मार चुका है, बल्कि अपनी राइफल से जर्मन सेना के उपकरण भी तबाह कर रहा है। मेजर कानिक को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इसी दौरान जर्मन सेना वासिली के एक साथी को पकड़ लेती है। कानिक इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। वो उस रूसी सैनिक को सड़क पर लाता है और उससे सवाल पूछता है, लेकिन जब वो कुछ नहीं बताता तो कानिक चालाकी से उसके कपड़े उतरवाकर उसे जर्मन सैनिकों की यूनिफॉर्म पहना देता है। फिर वो उसे सड़क पार करने के लिए भेजता है, ताकि वासिली उसे दुश्मन समझे और गोली चलाए, और इस तरह कानिक वासिली की छिपने की जगह का पता लगा सके। पास ही कुलानोव अपनी राइफल से सड़क पर निगरानी कर रहा होता है। वो जैसे ही देखता है कि एक जर्मन सैनिक झुककर सड़क पार कर रहा है, तो बिना सोचे गोली चला देता है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उसने गलती से अपने ही साथी को मार दिया है। अब गोली की दिशा देखकर मेजर कानिक वासिली की पोजीशन पकड़ लेता है और अपनी राइफल तैयार कर लेता है। कुछ देर बाद वासिली और कुलानोव नई जगह खोजने निकलते हैं। उन्हें एक जर्जर बिल्डिंग में एक ऐसा कॉरिडोर दिखता है जहां दीवारें टूटी हुई हैं और फर्श में बड़ा सा छेद है। उन्हें लगता है कि वहां कोई खतरा नहीं है और कुलानोव पहले उस तरफ कूदने की कोशिश करता है, लेकिन उधर मेजर कानिक पहले से ही निशाना लगाए बैठा होता है। जैसे ही कुलानोव दिखाई देता है, एक ही गोली में उसका काम तमाम कर देता है। वासिली जैसे तैसे उस जगह से निकल जाता है, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि उसका दुश्मन कितना ज्यादा खतरनाक है।
वो मायूस होकर बैरक लौटता है और उसे लगता है कि शायद अब वो कानिक से नहीं जीत पाएगा। उसे टूटता देख डानोव उसका हौसला बढ़ाता है। वो कहता है कि वो हर मुमकिन मदद करेगा ताकि वासिली इस मुश्किल को पार कर सके। लेकिन डानो को पहले एक काम चाहिए। तानिया उससे कह चुकी थी कि वो फील्ड में जाना चाहती है, न कि ऑफिस में बैठकर जंग का इंतजार करना। वो बताती है कि उसके पिता ने उसे बंदूक चलाना सिखाया था और वो भी दुश्मनों का सामना करना चाहती है। डानो को लगता है कि ये बहुत खतरनाक है, इसलिए वो वासिली से कहता है कि तानिया को समझाओ। वासिली तानिया से मिलने जाता है। वो तानिया को बताता है कि एक स्नाइपर की सबसे बड़ी मुश्किल ये नहीं होती कि वो कितना मारता है, बल्कि ये कि मरे हुए चेहरों को कभी भुला नहीं पाता। वो कहता है कि तानिया के साथ भी यही होगा, वो भी उन चेहरों को हमेशा याद रखेगी। लेकिन तानिया पीछे हटने वाली नहीं होती, क्योंकि उसके पास लड़ने की एक बेहद मजबूत वजह है और वो किसी भी कीमत पर मैदान में उतरना चाहती है। बैरक में रहने के दौरान तानिया को एक दिल दहला देने वाली खबर मिलती है। एक ट्रेन जिसमें रूसी नागरिक सवार थे, उसे जर्मन सेना ने रोक लिया था और सभी यात्रियों को पुल पर लाइन में खड़ा करके बेरहमी से गोली मार दी गई थी। इन्हीं लोगों में तानिया के माता पिता भी थे। ये सुनकर वासिली का दिल दहल उठता है और अब वो तानिया की लड़ने की वजह को पूरी तरह समझ जाता है। अब दोनों साथ मिलकर लड़ने का वादा करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि दूसरी तरफ मेजर कानिग साशा से मिल चुका है। कानिग वासिली के बारे में जानकारी मांगता है। शुरुआत में साशा मना कर देता है, लेकिन जब कानिग उसके परिवार के लिए खाना देने की बात करता है, तो मजबूरी में साशा वासिली की गुप्त रास्तों की जानकारी दे देता है। वो बताता है कि वासिली अक्सर सीवर के टनल से होकर ट्रैक्टर फैक्ट्री पहुंचता है, वहीं से शहर में घुसता है। अब जब मेजर कानिग को सब कुछ पता चल गया, तो वो एक खतरनाक प्लान बनाता है और सही मौके का इंतजार करने लगता है। 1 महीना बीत जाता है। वासिली कॉफी खत्म करता है और एक साथी सैनिक के साथ शहर की निगरानी पर निकलता है। उसी वक्त कानिग साशा द्वारा बताई गई जगह पर पहुंचता है। वहां उसे एक मरा हुआ सैनिक दिखता है, जिसके हाथ में राइफल है। असल में वो एक डमी लाश होती है, जिसे डराने के लिए रखा गया था। कानिग अब चाल चलता है। वो लाश की जगह खुद ले लेता है और छिपकर वासिली का इंतजार करता है। उधर वासिली सीवर टनल से नीचे उतरता है, लेकिन इस बार वो सामान्य रास्ता नहीं, बल्कि फैक्ट्री की पाइपलाइन से जाने का फैसला करता है। जब कानिग को इसका अंदाजा होता है, तो वो तुरंत अपनी जगह बदलकर एक बॉयलर के अंदर जाकर छिप जाता है। अब जैसे ही वासिली और उसका साथी पाइप से बाहर आते हैं, कानिग उन पर निशाना साधता है और गोली चला देता है। वासिली तो बच जाता है, लेकिन उसका साथी कंधे में घायल हो जाता है। वासिली तुरंत स्टोव के पीछे छिप जाता है, लेकिन उसकी बंदूक जमीन पर गिर चुकी होती है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए एक डोरी में पॉकेट नाइफ बांधकर राइफल की तरफ फेंकता है, ताकि खींचकर उसे वापस ले सके। लेकिन जैसे ही वो राइफल खींचने की कोशिश करता है, कानिग डोरी पर गोली चला देता है और रस्सी टूट जाती है। स्थिति और बिगड़ जाती है जब ऊपर से बम वर्षक विमान फिर से बम बरसाने लगते हैं। एक बम फैक्ट्री की शीशे की छत से टकराता है। कांच के टुकड़े नीचे गिरते हैं। कुछ वासिली के बहुत करीब से निकल जाते हैं। इन्हीं टुकड़ों में से एक शीशा वासिली के पास गिरता है और उसका रिफ्लेक्शन कानिग को दिख जाता है। अब वो और ज्यादा सटीकता से निशाना साधने की कोशिश करता है। इसी बीच वासिली को पता चलता है कि उसका साथी अभी जिंदा है। गोली बस उसके कंधे पर लगी थी। वो उसे चुपचाप बेस पर लौटकर मदद लाने के लिए कहता है, क्योंकि अब जर्मन सेना तेजी से उस जगह की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में सब कुछ तबाह करती जा रही थी। अब जर्मन सेना तेजी से पास आ रही थी और बस एक ही उम्मीद थी, बाकी टीम को लड़ने भेजना। तानिया खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। डानो उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वो वापस बेस चले, लेकिन तानिया अब ठान चुकी थी कि वो लड़ाई से पीछे नहीं हटेगी। उधर वासिली का साथी बेस पर लौट आता है और तानिया उससे वासिली के बारे में पूछती है। फैक्ट्री में जंग और तेज हो रही थी। तानिया भी उसी रास्ते से वासिली को खोजने निकलती है। रास्ते में वो कुछ जर्मन सैनिकों को देखती है, लेकिन चुपचाप निकल जाती है। आखिरकार उसे वासिली मिल जाता है, जो अब भी जिंदा था। वासिली उसे छुपे रहने को कहता है और बताता है कि कानिग बॉयलर के अंदर छिपा है। तभी कानिग शीशे के रिफ्लेक्शन में देखता है कि वासिली किसी से बात कर रहा है। वो पाइप की ओर निशाना साधता है, लेकिन कोई नहीं दिखता। इसका फायदा उठाकर वासिली तानिया को कहता है कि फैक्ट्री में कोई और शीशा ढूंढे। उसे एहसास होता है कि सामने रखे शीशे से भी कानिग की लोकेशन पता चल रही है। वो तानिया से कहता है कि शीशे को ऐसे घुमाएं कि सूरज की रोशनी कानिग की आंखों में पड़े। तानिया वैसा ही करती है और रोशनी सीधे कानिग की आंखों में पड़ती है, जिससे उसका विजन ब्लर हो जाता है। ये मौका देखकर वासिली अपनी बंदूक उठाता है और गोली चलाता है।
भले ही वो ठीक से निशाना नहीं लगा पाता, लेकिन गोली कानिक के हाथ में लग जाती है। अब कानिक समझ जाता है कि वो हार चुका है और वहां से भाग जाता है। वासिली और तान्या बेस लौट आते हैं, जहां सैनिक जंग से जिंदा लौटने की खुशी में छोटी सी पार्टी करते हैं। पार्टी के दौरान वासिली और तान्या आपस में बात करते हैं। वासिली बताता है कि अगर वो जिंदा बच गया तो किसी फैक्ट्री में काम करना चाहता है। तान्या उसकी बात का समर्थन करती है और दोनों की नजरें बता देती हैं कि अब उनके दिल क्या कहते हैं। लेकिन वासिली जानता है कि डानो भी तान्या से प्यार करता है, इसलिए वो कुछ नहीं करता। पर तान्या अपना मन बना चुकी थी और जब सब सो जाते हैं, वो वासिली के पास जाती है और उसे चुपचाप किस कर लेती है। अगले दिन वासिली डानोव से कहता है कि वो अब शार्प शूटर का काम छोड़ना चाहता है और एक आम सिपाही बनना चाहता है। लेकिन डानोव मना कर देता है। वो कहता है कि वासिली की जरूरत है ताकि रूसी सैनिकों को प्रेरणा मिलती रहे। डानोव बताता है कि साशा की मदद से उसे मेजर कानिक की एक अहम जानकारी मिली है। असल में साशा ने जर्मन स्नाइपर का भरोसा जीतने का नाटक किया और चुपचाप रूसियों के लिए जासूसी करता रहा। उसे पता चला कि कानिक जल्द ही केमिकल प्लांट पर होगा। डानो कहता है कि यही सही वक्त है हमला करने का। वासिली का मन नहीं करता, लेकिन ड्यूटी है और वो साशा के साथ निकल पड़ता है। रात होते ही साशा उसे बताता है कि कानिक कहाँ छिपा है। वासिली जमीन पर पड़ी लाशों के बीच छिप जाता है। कई घंटे बीत जाते हैं, सुबह तक कोई हलचल नहीं। तभी रूसी सेना प्लांट पर हमला शुरू कर देती है और जर्मन सेना भारी हथियारों से जवाब देती है। अब पूरा मैदान लाशों से भर चुका है। वासिली अब भी इंतजार कर रहा है, लेकिन नींद की वजह से वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है। उधर मेजर कानिक भी पास ही छिपा बैठा होता है। वो लाशों को स्कोप से देख रहा होता है। तभी एक रूसी सैनिक लाशों की तलाशी लेने लगता है और वासिली के पास जाकर उसकी चीजें चुराने लगता है। इसी बीच कानिक को जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखता है। वो समझ जाता है कि यह राइफल का स्कोप है, मतलब वासिली यहीं कहीं छिपा है। जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है, वो रूसी सैनिक वासिली के सामने आ जाता है। लेकिन तभी एक जर्मन सैनिक उस चोर को देख लेता है और उसके पैर में गोली मार देता है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। वो सैनिक वासिली का बैज और बाकी सामान जर्मनों को सौंप देता है। जर्मन सेना तुरंत ऐलान कर देती है कि रूसी हीरो वासिली मारा गया, ताकि दुश्मनों का हौसला टूटे। लेकिन मेजर कानिक को यकीन नहीं होता कि वासिली इतनी आसानी से हार गया होगा। वो साशा से मिलने जाता है और उसे बताता है कि अगर वासिली जिंदा है तो वो ट्रेन स्टेशन पर उसका इंतजार करेगा। कुछ घंटे बाद डानोव को भी वासिली की मौत की खबर मिलती है, पर वो मानने को तैयार नहीं होता और एक स्टेटमेंट तैयार करने लगता है कि यह खबर झूठी है। तभी दरवाजा खुलता है और वासिली जिंदा वापस लौट आता है, बुरी हालत में लेकिन जिंदा। डानो और साशा दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। साशा अब वासिली को मेजर कानिक का पैगाम देता है कि वो स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा है। अब वासिली ने तय कर लिया था कि वो मेजर कानिक से आखिरी लड़ाई करेगा, और जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा, तान्या को उसके जिंदा होने का पता चला तो वो भी उसके पीछे निकल पड़ी। स्टेशन पर कानिक पहले से छिपा था और जब उसे किसी के आने की आहट मिली तो वो सोचने लगा कि शायद साशा है। दूसरी तरफ तान्या वासिली को ढूंढ लेती है और दोनों फिर मिलते हैं और रात भर छिपे रहते हैं। अगली सुबह कानिक साशा को गद्दार समझकर मार देता है और उसका शव स्टेशन पर टांग देता है। यह देखकर तान्या गुस्से में बंदूक उठाती है, लेकिन वासिली उसे रोककर कहता है कि कानिक को वो खुद मारेगा। तान्या फिर बेस लौटती है और डानो से मिलती है। फिर मिसेस फिलिपोव को बताती है कि साशा अब उनके साथ नहीं है, लेकिन सच्चाई छिपा लेती है। रास्ते में उन पर ग्रेनेड से हमला होता है और तान्या बुरी तरह घायल हो जाती है। डानो को लगता है कि वो मर गई, पर मिसेस फिलिप उसे जिंदा पाकर नाव पर ले जाती है। उधर स्टेशन पर वासिली कानिक को खोज रहा होता है। तभी डानो आता है और दुखी होकर उसे बताता है कि तान्या अब नहीं रही, जिससे वासिली टूट जाता है। लेकिन डानो उसे हिम्मत देता है और खुद को बलिदान करते हुए सामने आ जाता है, जिससे कानिक उसे गोली मार देता है। पर जब कानिक यह देखने आता है कि किसे मारा है, तो सामने वासिली को देखता है, जो अब उसकी आंख में गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। वासिली डानो के शव को श्रद्धांजलि देता है और अपनी जन्मदिन वाली राइफल उसे अर्पित करता है। 2 महीने बाद रूसी सेना स्टालिनग्राड की जीत का जश्न मनाती है और घायल सैनिकों का इलाज शुरू होता है। तान्या भी उनमें शामिल होती है, जो बच गई थी। कुछ दिन बाद वासिली उसे अस्पताल में ढूंढ लेता है और आखिरकार दोनों फिर से मिल जाते हैं। समय भले ही बीत गया हो, लेकिन वासिली की बहादुरी इतिहास में अमर हो गई है। उसे सोवियत यूनियन का हीरो घोषित किया गया
और उसकी राइफल आज भी स्टालिनग्राड म्यूजियम में रखी है, जीत की एक अमिट निशानी के रूप में।